26 फरवरी शाम करीब 7 बजे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह अचानक हुई गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि सीबीआई ऑफिस जाने से पहले ही मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त कर दी थी। ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। जिस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने 27 फरवरी को दिल्ली समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्टी ने अपने ऑफिस से भाजपा दफ्तर तक प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से आपके कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान काफी धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एक ओर आम आदमी पार्टी अपने दूसरे नंबर के नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अन्य विपक्षी नेताओं ने इस गिरफ्तारी की निंदा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई, जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, शिवसेना नेता संजय राउत, राजद प्रमुख तेजस्वी यादव और भारतीय राष्ट्रीय समिति समेत अन्य पार्टियों ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की। आइए सारांश के इस एपिसोड में जानते हैं क्या है दिल्ली शराब नीति, विवाद की शुरुआत और सीबीआई ईडी की जांच। दिल्ली में नई शराब की नीति साल 2020 में प्रस्तावित की गई, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। इस नीति के तहत सिर्फ निजी दुकानों पर ही शराब बेची जा सकती थी, यानी सरकारी दुकानों पर पूरी तरीके से शराब बंद कर दी गई। हर नगर निगम में 2 से 3 दुकानें खोली जानी थी। इसका मकसद लिकर माफिया और कालाबाजारी को खत्म करना और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना था। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ लाइसेंस नियमों में ढील भी दी, जैसे डिस्काउंट देने और सरकारी एमआरपी की बजाय अपनी कीमत खुद तय करने की अनुमति दी। नई नीति में शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में खुलेगी और दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल की गई। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वतंत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी। किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने नई नीति के समय तर्क दिया था कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ। नोट में बताया गया कि थोक और खुदरा कारोबारियों ने लाइसेंस लौटा दिया, जिसकी वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो बजट अनुमान से 37.51% कम था। अप्रैल 2022 के बाद हर महीने राजस्व में लगभग 194 करोड़ रुपए की कमी आई, जिसके बाद नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। साल 2015 में सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी और केंद्र के बीच अपनी अपनी शक्तियों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद में मई 2022 के महीने के बाद तेजी आई, जब दिल्ली में वीके सक्सेना की नियुक्ति बतौर उपराज्यपाल के तौर पर की गई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन तथा टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई।
रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया और यह बदलाव बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के किया गया, जबकि नियमों के तहत पहले कैबिनेट और फिर उपराज्यपाल को भेजना होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने विदेशी शराब की कीमतें पुनः निर्धारित करके और प्रति बियर 50 रुपये आयात शुल्क घटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया था। क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज विभाग भी है, इसलिए उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को एलजी सक्सेना ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दिए। सीबीआई जांच के आदेश के कुछ दिनों बाद केजरीवाल सरकार ने 1 अगस्त को नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी और 1 सितंबर 2022 को नई नीति हटाकर पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया गया। एलजी द्वारा की गई सीबीआई सिफारिश के बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें मनीष सिसोदिया, पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरवी गोपी कृष्णा, पूर्व डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, 9 व्यवसायियों और 2 कंपनियों का नाम शामिल है। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और अन्य 20 जगहों पर छापा मारा। अभी तक सीबीआई ही मामले की जांच कर रही थी, लेकिन 22 अगस्त 2022 को ईडी ने इस केस के बारे में सीबीआई से मामले की जानकारी मांगी और 23 अगस्त को आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया गया। सितंबर और अक्टूबर महीने में ईडी और सीबीआई ने देश भर में कई ठिकानों पर शराब नीति को लेकर छापेमारी की। इन सब के बीच ही गुजरात में चुनाव भी चल रहे थे। 17 अक्टूबर 2022 को पहली बार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, जो करीब 8 घंटे चली। सीबीआई ने जांच के बाद कुछ गिरफ्तारियां कर 25 नवंबर को पहली चार्जशीट दाखिल की। 10,000 पन्नों की इस चार्जशीट में 7 लोगों के नाम हैं। आप नेता विजय नायर, हैदराबाद स्थित बिजनेसमैन अभिषेक बोयिनपल्ली, इंडिया अहेड और आंध्र प्रभा के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम मूथा, इंडो स्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेंद्रू, हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद पिल्लई, एक्साइज अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। इसी तरह 26 नवंबर को ईडी ने भी अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। 3000 पन्नों की इस जांच में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू का नाम था। 2 जनवरी 2023 को ईडी ने अपनी दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें 12 लोग नामजद हैं, जिसमें से विजय नायर, शारथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोयिनपल्ली और अमित अरोड़ा पहले से ही गिरफ्तार हैं। इस चार्जशीट में कुल 7 कंपनियों का भी नाम शामिल है। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूर्व में जुड़े रहे चार्टेड अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंथाला को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वाईएसआरसीपी पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासल्लू रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में अभी तक मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। 19 फरवरी को सिसोदिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सीबीआई से जांच में शामिल होने के लिए समय मांगा। बाद में वो 26 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश हुए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो जेल गए हैं। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में ही हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।